अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जैसे कि आपने पता ही है कि मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक करवाए हैं, पहले इसको मैंने वाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन के साथ किया था, अब इसको डिजिटल प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट। सबसे पहले आपको पता है कि जो भी मैं लेक्चर देता हूँ उसमें सबसे पहले लेक्चर में हम यही देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो इस लेक्चर में हम यूज़ करना जा रहे हैं या इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे, ताकि एक पहले से प्रीव्यू अच्छा बन जाता है तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट। यानी ये क्या होता है, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। जब भी हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी होगी तो हमें एफ एक्स और एफ वाई यानी दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए होंगे। इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं और वाई कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। यानी हमें और एज ए ऑन द होल इन दोनों को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इट मीन्स कि जब हमें दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी होगी तो हम इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। एफ एक्स, ये देखें, अगर खाली हमने एक्स कंपोनेंट निकालना हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होगा तो उसका फार्मूला होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और अगर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी दूसरा जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई निकालना होगा तो उसका फार्मूला होगा एफ टाइम्स साइन थीटा। यानी हमें एंगल दिया होगा, थीटा जो होता है वो डायरेक्शन है, एंगल होता है, और एफ एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एफ वाई जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। और जो कॉस और साइन है ये हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, एंगल या डायरेक्शन निकालनी होगी तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की ही रेशियो लेंगे, जो हमारा y कंपोनेंट है और x कंपोनेंट की रेशियो लेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर उसका tan इनवर्स फंक्शन ले लेंगे, वो हम कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। देन टाउ, टॉर्क के लिए हमने सिंबल यूज किया है, ग्रीक लेटर है टाउ, तो टॉर्क का फार्मूला है एफ टाइम्स एल। एफ जो होगा फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही होगी और एल का मतलब होता है मोमेंट आर्म। यानी जो स्पैनर है उसकी लेंथ को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। जब हम किसी स्पैनर को किसी नट को लूज या टाइट करने के लिए घुमाते हैं तो उसको हमें सर्कुलर पाथ पे घुमाना पड़ता है। तो इसलिए जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसका मतलब है जिस रेडियस में वो घूमेगा उसको ही मोमेंट और आर्म जो है वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लेंथ यानी लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म है उसको हम रेडियस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, टॉर्क इज इक्वल टू एफ टाइम्स डायमीटर। ये कब होगा, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। तब हम क्या करेंगे, जो टॉर्क की वैल्यू होगी उसको रेडियस की बजाय यानी एल, जैसे हमने ऊपर देखा कि टॉर्क इज इक्वल एफ टाइम्स एल, यानी जो जिस रेडियस में मोमेंट आर्म घूमता है उसका और फोर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन जब टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल होगी तो हम उसको डबल ले लेंगे, उसका ट्वाइस ले लेंगे। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं एफ टाइम्स डायमीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो रेडियस है, तो रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है। जैसा एफ यानी फोर्स और डायमीटर का प्रोडक्ट लेंगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल आ जाएगी। नेक्स्ट, वेट इज इक्वल टू T1 एंड T2। बुक में एक सवाल दिया हुआ है जिसमें एक पिक्चर फ्रेम है, उसको हैंग किया जाएगा 2 स्ट्रिंग्स के मुताबिक, उसमें होने वाली पैदा होने वाली टेंशन जो है T1 प्लस T2 होगी। हमें पूछा जाएगा कि जी इसके अंदर जो उसका वेट क्या है फ्रेम का, तो हम इस फार्मूले की मदद से उसका वेट निकाल लेंगे। नेक्स्ट, F1 multiplied by L1, the product of F1 and L1 is equal to the product of F2 L2। ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी क्लॉकवाइज मोमेंट आर डिवाइडेड बाय द क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है उसका आंसर हमेशा इक्वल होता है। ये कब करेंगे, जब हमें 2 फोर्सेज और एक लेंथ दी होगी, यानी एक मोमेंट आर्म देगा 2 फोर्स होगी, तो हम जो अननोन वेरिएबल है उसको हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। Numerical problem number 1. Find the resultant force and direction of the following forces: 10 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis and 4 Newton along negative axis। क्योंकि देखें x एक्सिस पे अब 2 वैल्यूज दी हुई है, एक 10 पॉजिटिव के लिए और एक है 4 न्यूटन नेगेटिव एक्सिस। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे ताकि हमारी एफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस -4 यानी जो नेगेटिव 4 न्यूटन, दोनों को ऐड कर लेंगे तो नेट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन।
वाई वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हमें दी हुई है एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। अब फाइंड क्या करना है हमने, दो चीज़ें, रिजल्टेंट फोर्स एफ फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है, या डायरेक्शन फाइंड करनी है थीटा। तो अगेन पहले जो फार्मूले दो लिखे थे उसकी फार्मूला को हम लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर रूट। तो वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू है 6, इसका स्क्वेयर लें, प्लस एफ वाई भी हमारे पास 6 है क्योंकि नेट हमने वैल्यू लेनी होती है। तो 6 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर लेंगे तो 36 प्लस 36 72 और इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो 8.5 न्यूटन। अब एंगल निकालना है, उसका फार्मूला tan इनवर्स इंटू एफ वाई ओवर एफ एक्स, फार्मूला लिख लेते हैं tan इनवर्स इंटू एफ वाई ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें एफ वाई की वैल्यू भी 6 है और एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है, 6 ओवर 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, शिफ्ट फिर tan का वर्ड यूज करेंगे और फिर लिखेंगे उसके ब्रैकेट में 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि यानी वो कौन सा वैल्यू है जिसके ऊपर एंगल 45 डिग्री बनेगा, यानी जिस स्पैनर से हमने सॉरी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो एंगल बना रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगेन बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का, इसका मतलब हमें एफ एक्स और एफ वाई दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत आसान है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि फोर्स दिया हमें 15 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी फाइंड करना है और वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में दोनों आते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब फार्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स का फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टाइम्स कॉस थीटा और वैल्यूज पुट कर देते हैं, एफ टाइम्स कॉस थीटा यानी एफ की वैल्यू हमारे पास 15 न्यूटन है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री यानी कैलकुलेटर पे आप कॉस के बटन को दबाएं 30 डिग्री दबाएं या कॉस 30 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.866 और रेडिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है √3/2, लेकिन आपने डेसिमल में वैल्यू लिखनी है। तो 50 को जब 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब जो उसका वाई कंपोनेंट है उसका फार्मूला लिखते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू अगेन 15 न्यूटन है और साइन थीटा आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो 1/2 या 0.5 होती है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करेंगे तो 25 न्यूटन। सो द वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर 43.3 न्यूटन एंड 25 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, यानी पहले एक्स कंपोनेंट और बाद में फिर वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स if its x component is 12 न्यूटन and y component is 15 न्यूटन। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, तकरीबन डिटो क्वेश्चन वैसा ही है कि हमें दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी दिए हुए, एंगल भी बता, एंगल फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। और गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया एफ एक्स की वैल्यू 12 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू है 5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स और थीटा इन्हें दोनों फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, यानी एफ एक्स की वैल्यू है 12 उसका स्क्वायर ले लें प्लस 5 उसका स्क्वायर ले लें, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 144 प्लस 5 25 के तो 169, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 न्यूटन। एंगल का फार्मूला लिखें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ वाई की वैल्यू है 5, एफ एक्स की वैल्यू है 12, तो tan इनवर्स 5/12 कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे 22.6 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसकी रिजल्ट लिख लेते हैं, हेंस द मैग्नीट्यूड इज 13 न्यूटन एंड द रिक्वायर्ड एंगल इज 22.6 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut, यानी एक नट है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है आपने 100 न्यूटन की और जो उसकी जो लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। टॉर्क फाइंड करनी बहुत आसान है कि फोर्स में हमें दी है, लेंथ ऑफ द स्पैनर 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। सो गिवन डाटा में लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, मोमेंट आर्म यानी एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करें 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.1 मीटर आ गया। उसके बाद टू फाइंड टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला है एफ टाइम्स एल, तो वैल्यूज पुट कर दें, एफ है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 0.1, तो 100 टाइम्स 0.1 करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर, ये इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर होता है। तो रिजल्ट इज
हैंस द टॉर्क प्रोड्यूस वुड बी 10 न्यूटन मीटर, यानी 100 न्यूटन फोर्स के साथ अगर हम 10 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म के स्पैनर को नट कसने के लिए या उसको लूज करने के लिए यूज करेंगे तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो 10 न्यूटन मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी एंगल दिया हुआ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 29, यानी एफ एक्स की वैल्यू दी है, फाइंड द फोर्स, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्म में यूज कर लेंगे, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो लिखेंगे गिवन डाटा में एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन और एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, फाइंड क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो यूजिंग फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ टाइम्स कॉस थीटा, अब वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 20 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री की मैंने अभी पिछले सवाल में वैल्यू जो बताई थी 0.866 होती है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। नेक्स्ट द रिजल्ट इज द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी 23.1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, अगेन अब रेडियस दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल, अब ये भी मैंने आपको बताया था टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल का फार्मूला होता है फोर्स टाइम्स डायमीटर या डायमीटर टाइम्स फोर्स, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। गिवन डाटा में लिखें रेडियस लिखा हुआ 16 सेंटीमीटर, इसको 100 पे डिवाइड करें ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो 0.16 मीटर आ गया। फोर्स दी हमें 50 न्यूटन, फाइंड क्या करना है हमने, टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल, फार्मूला लिखें, फार्मूला था इसका टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल का फार्मूला था एफ टाइम्स डायमीटर, तो एफ हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा डायमीटर वो मैंने आपको बता दिया कि डायमीटर क्योंकि 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो क्योंकि हमारे पास रेडियस की वैल्यू दी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स हमें दी हुई है 50 न्यूटन और 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस है 0.16, तो इसका मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन। इक्वालिटी का साइन डालना भूल गया मैं बीच में, लेकिन आपने यहाँ पे डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग इन मिरर, ये देखिए ये एक पिक्चर फ्रेम है, ये पिक्चर फ्रेम हैंग किया 2 स्ट्रिंग्स के साथ, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। अब हमने वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम को फाइंड करना है, तो बहुत आसान है कि जो टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, मैंने जो आप पहली स्लाइड में देखेंगे तो उसमें फार्मूला लिखा था वेट इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो दोनों टेंशन को ऐड कर देंगे, करके दिखा देता हूँ आपको। पहले गिवन डाटा लिख लें कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी जो एक ये स्ट्रिंग है जिसमें 3.8 की टेंशन है उसको मैंने T1 कह दिया, और जो दूसरी टेंशन है वो है 4.4, तो इसका तो उसको T2 कह देंगे। हमने फाइंड करना है वेट ऑफ द फ्रेम, जो पिक्चर फ्रेम है इसका वेट फाइंड करना है। सो वेट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टेंशंस, यानी दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको ऐड कर लेंगे, तो W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 यानी 3.8 प्लस 4.4 विच इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन, हेंस द वेट ऑफ द फ्रेम इज 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी तकरीबन 6 जैसे ही है, इसमें भी देखें 2 स्ट्रिंग है और इसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं, यानी 2 मैसेज हैं, एक ऊपर वाला मैसेज है इसका वेट दिया हुआ है 5 kg और दूसरा नीचे वाला उसका दिया हुआ है 3 kg। अब पूछा जाएगा कि जो स्ट्रिंग 1 है उसमें जो टेंशन है वो कितनी है और जो स्ट्रिंग 2 है उसमें कितनी है। कॉन्सेप्ट पहले ले लें कि जो फर्स्ट टेंशन होगी T1 उसमें इन दोनों का वेट शामिल होगा, यानी M1 और M2, लेकिन जब हम सेकंड स्ट्रिंग की टेंशन निकालेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ हमने जो सेकंड मैस है उसका वेट निकालना है, क्योंकि पहले वाला का उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन को। 2 blocks of mass 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings. Find the tension in each string. अब देखें जो पहला मैस है, जो पहला बॉक्स है या जो पहला हमारे पास ब्लॉक है उसका मैस दिया हुआ 5 kg और जो नीचे वाला है उसका 3 kg। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैस यानी M1 है 5 kg, M2 है 3 kg और आपको होता है G की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है। तो ये देखें अब ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि जो पहला ब्लॉक है वो 5 kg का मैस और दूसरे का 3 kg मैस है।
तो हमने टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग जब फाइंड करनी है तो उसका मतलब उसमें दोनों का इम्पैक्ट आएगा, यानी वेट हम निकालेंगे 5 kg का भी और 3 kg मैस दोनों का वेट निकालेंगे, और वेट का आपको पता फॉर्मूला होता है mg। तो यहाँ पे w की जगह लिख लेंगे m1g प्लस w2 की जगह है m2g, यानी दोनों मैसेज को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा और उसको ऐड कर देंगे। सो 5 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 या टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 80 न्यूटन। अब जब हम टेंशन यानी T2 निकालेंगे तो उसमें सिर्फ जो नीचे वाला ब्लॉक है 3 kg वाला उसकी टेंशन आएगी, उसका वेट आएगा क्योंकि पहले वाले का इम्पैक्ट उसमें नहीं होगा। सो T2 इज इक्वल टू द W2 यानी वेट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। उसका हमारे पास फार्मूला हमने पहले ऊपर निकाल ली वैल्यू 30 न्यूटन, या दोबारा भी आप निकाल सकते हैं 3 टाइम्स 10 करके तो 30 न्यूटन आ गया। Hence the tension in the string 1 is 80 Newton and that is 30 Newton in the string 2. Next question number 9. A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner, यानी हमने 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यानी मोमेंट है उसका 10 सेंटीमीटर का। व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर टू लूजन द सेम नट विद 150 फोर्स। सवाल यह है कि अगर हमने किसी एक नट को टाइट किया है 200 न्यूटन फोर्स के साथ और उसका जो स्पैनर है उसका मोमेंट आर्म की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि उसी को कह रहा है कि उसी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर के साथ अगर हम वो फोर्स 200 न्यूटन की बजाय 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो लेंथ ऑफ द स्पैनर यानी उसका मोमेंट आर्म क्या होना चाहिए, वो 10 सेंटीमीटर का होगा या नहीं। ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा क्योंकि जब आपकी फोर्स कम लगेगी तो ये आपने पढ़ा, इसको थ्योरेटिकल में आप पढ़ेंगे कि द लोंगर द मोमेंट आर्म द लोंगर द फोर्स, यानी जितना ज़्यादा लेंथ होती है उसकी उसको उस पर फोर्स उतनी ज़्यादा प्रोवाइड होती है। तो इसका मतलब है जब हमारी फोर्स कम हो जाएगी 150 फोर्स हो जाएगी तो हमें कितनी लेंथ का स्पैनर चाहिए होगा। तो ये देखें गिवन डाटा लिख लेते हैं, F1 है 200 न्यूटन और F2 है हमारे पास 150 न्यूटन। फिर मोमेंट आर्म L1 है 10 सेंटीमीटर, उसको 100 पे डिवाइड करें 0.1 मीटर आ जाएगा। L2 हमने फाइंड करना है मोमेंट आर्म ऑफ L2। तो फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ F2 एंड L2 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F1 L1 या जिसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट F1 L1 is equal to F2 L2, यानी the product of F1 L1 is equal to the product of F2 L2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 है हमारे पास 200 और L1 की वैल्यू 0.1, F2 हमने दिया हुआ 150 और L2 हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से हमने क्योंकि L2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखें 200 मल्टीप्लाई अगर 0.1 किया तो ये आ गया हमारे पास 20 विच इज इक्वल टू 150 टाइम्स L2। सो L2 इज इक्वल टू 20 ओवर 150 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 150 विच इज इक्वल टू 0.133 मीटर। क्योंकि आंसर हमने सेंटीमीटर में देना है तो इसका मतलब है इसको अब 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.133 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 13.33 सेंटीमीटर आ गया। अगेन यहाँ पे छोटी सी गलती है, 0.133 मल्टीप्लाइड बाय यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना भूल गया हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है कि 0.133 टाइम्स 100 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। Hence the required length of the spanner would be 13.33 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और मैंने तकरीबन सारे सवाल करवा दिए हैं और कोशिश ये की है कि आपको डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो भी आपको मिल सकें। तब तक के लिए अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ आपकी खिदमत दोबारा करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।